अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहेंगे वो है डॉलर, क्योंकि आपको पता है डॉलर ऊपर नीचे आता है तो हमारी मईशत को बड़ा अफेक्ट करता है। मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि डॉलर के ज़्यादा कम होने से हमारी मईशत किस तरह से अफेक्ट होती है, महंगाई क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्यों बढ़ जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉलर क्योंकि हमारी एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई है जिसमें हम तमाम कारोबार करते हैं। बुनियादी तौर पे हमारी हर चीज़ जो बाहर जाती है या पाकिस्तान में आती है वो डॉलर में ही जाती है और डॉलर में ही वापस जो भी चीज़ हम मंगाते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी कहते हैं, दरामदी और बरामदी पॉलिसी। तो लिहाजा जिस वक्त हम इसको का रेट बढ़ता है तो उससे ये होता है कि जो हम चीज़ें बाहर से मंगा रहे होते हैं, रॉ मटेरियल चीज़ें, वो डायरेक्टली फिर उसमें ये पेट्रोलियम भी आ जाती है जो हम जिनसे हमारी ये चीज़ें चल रही हैं, तो उससे हमारी महंगाई डायरेक्टली मुतासर होती है। और वो सारी चीज़ें जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये सारे जो लोग हैं, इनको जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो वो जो पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब करेंसी हमारी कम होगी तो उससे ये होगा कि हमें जो चीज़ें हैं वो महंगी पड़ेंगी, और फिर जब हम आगे लोगों तक वो उसको देंगे प्रोडक्ट बना के, या वैसे भी अगर हम डायरेक्ट भी दें तो वो महंगी पड़ेगी। इस सारी सूरत हाल में एक तो डायरेक्टली डॉलर इस तरह हमारे ऊपर असर करता है डायरेक्ट डॉलर के बढ़ जाने से, और दूसरा ये है कि डॉलर से मईशत का और मुल्की इस्तेकाम का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। अगर आपकी मईशत और इस्तेकाम है हुकूमत के अंदर तो डॉलर तुम्हारा कम होता जाएगा, आपकी करेंसी का रेट बढ़ता जाएगा। और जब आपकी मईशत कमज़ोर है और आपकी हुकूमत गैर मुस्तहकम है तो एक वो नेचुरल फिनोमेना है कि आपका डॉलर जो है ना बढ़ेगा और आपकी कीमत जो है ना वो वैल्यू करेंसी कम होगी। ये तो हो गए हमारे। और इसके साथ ही जैसे मैंने तुमने पहले कहा कि महंगाई के, तो महंगाई ऑटोमेटिकली वो फ़र्क पड़ती है क्योंकि हमारे सारा अक्सरियत जो बरामदात है ना हमारी वो डॉलर्स में आ रही है। रेट बढ़ गया, वो पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हो गई तो हमारी महंगाई की शरह बढ़ जाएगी। ये एक सीधा सा एक फार्मूला है। जो आपने भी ये कहा कि अगर हुकूमत मुस्तहकम ना हो तो भी जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो इसकी वजह ये होती है कि जो दूसरी जो गवर्नमेंट है या जो हमारे साथ कोई भी मुआहदा, कोई भी जो है वो एग्रीमेंट कुछ भी करने से कतरा रही होती हैं। बिल्कुल कतरा रही होती है क्योंकि जब डॉलर एक आपकी मईशत मुस्तहकम नहीं, आपकी करेंसी एक स्टेबल नहीं है, तो जो बाहर के ममालिक हैं वो इसलिए आपसे एग्रीमेंट्स नहीं करते कि इनका रेट कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा, खड़ा नहीं हो रहा। तो वो आज अगर वो किसी रेट पे आपसे तय कर लेते हैं और कल आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो वो तो फिर खसारे में चले जाएंगे जो कंपनियां आपके साथ कर रही हैं। तो इसलिए वो हिचकिचाते हैं जब तक आपकी मार्केट, आपका स्टॉक मार्केट और ये सारी गवर्नमेंट मुस्तहकम होती है और आपकी रेट भी स्टेबल होते हैं और कंटिन्यूस स्टेबिलिटी उसकी चलती है, तो फिर वो उस पर ज़्यादा बेहतर समझते जैसे हैं। आपने कहा कि गवर्नमेंट अगर मुस्तहकम नहीं है, वो गैर यकीनी है, उसका नहीं पता कि कब वो गिर जाए, तो वो तब भी जो है वो इसमें बड़ा असरअंदाज होता है, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम आज इसके साथ ये एग्रीमेंट करेंगे तो आने वाली गवर्नमेंट है वो इसको कंटिन्यू करे ना करे, उनके क्या शराइत होते हैं, ये वाला मामला हो जाता है। नहीं, ये कंटिन्यू करे ना करे का मैटर बहुत कम होता है क्योंकि जब कोई भी मौजूदा हुकूमत कोई एग्रीमेंट कर लेती है ना जी जी। तो वो उसको चाहे आने वाली हुकूमत को पे भी बाइंडिंग होती है कि उसको वो पाबंद रहे। लेकिन असल ख़राबी ये है कि जिस वक्त आपकी मईशत या सियासी इस्तेकाम नहीं होता तो कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी जैसे सरमायादार इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपके पैसे का फ्लो और टर्नओवर नहीं होगा अपने ही मुल्क में, स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, जब फौरन आपकी हुकूमत गैर मुस्तहकम होती है स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ बैठ जाता जाती है, है। बिल्कुल। जो ही आपका
मईशत या देखते हैं कि सरमायादार की अब जो हुकूमत है मुस्तहकम है, ये 2-4 साल रहेगी, तो फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसे का फ्लो होता है, टर्नओवर, उससे आपकी मईशत जो मुस्तहकम होती है और उससे साथ ही डॉलर भी मुस्तहकम रहता है, बल्कि आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ने के चांसेस होते हैं और वो डॉलर कम होने के चांसेस होते हैं। ये इसकी बुनियादी वजह है। और इसमें कहा जाता है कि हम जो दरामदाद कर रहे होते हैं और बरामदाद जो होती हैं, ये भी जो है डॉलर को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। वो स्टॉक एक्सचेंज को इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जो हमारे पास स्टॉक है ना, फर्ज करो हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास 20 अरब या 30 अरब का जितना भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, तो वो जब हमारी ये सारी सूरत हाल स्टेबल नहीं रहती तो उसमें बरामदात जो होती है ना, हमारी जो बाहर से मंगा रहे हैं वो बढ़ जाती हैं, और उसकी बनिस्बत जो हम बाहर भेज रहे हैं उसको बरामद कर रहे हैं, वो हमारी कम हो जाएंगी, और बाहर से जो बरामद कर रहे हैं वो हमारी बढ़ जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर रेट होता है, हमारा स्टॉक हमने तो अपने पास से ही देना है ना, डॉलर गवर्नमेंट ने, जो मार्केट में जो बाहर चीज़ जा रही है वो तो एक्चुअली हमें उल्टा आ रहा है पैसा, वहाँ से डॉलर्स में पैसे आएंगे, हमारी मईशत मुस्तहकम होगी एक्सपोर्ट से। लेकिन जब हम इंपोर्ट करेंगे बाहर से चीज़ें तो हमें डॉलर में देने पड़ेंगे। अच्छा, वो बैलेंस है ना, अगर बैलेंस का ठीक नहीं है हमारा तो और हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट, तो हमारे स्टॉक्स एक्सचेंज में हमारे डॉलर जो हमारा रिजर्व्स हैं वो कम होते जाएंगे। अच्छा, मुझे एक और आपकी इस बात से आया कि वो जो था कि आप अपने रुपए में एक्सचेंज करें या चीज़ से चीज़, जिसे पहले ज़माने में होता था, वो बार्टर सिस्टम कहलाता था, और जिसमें हमारे कुछ ममालिक ने पीछे ये चंद साल पहले ये तय भी किया था आपस में, जिसमें हमारे रशियन कंट्रीज हैं और जिसमें रशिया ने भी इसमें रजामंदी जाहिर की थी कि हम अपनी अपनी करेंसी में, चाइना ने रजामंदी जाहिर की कि अपनी अपनी करेंसी में हम उसको खरीदें और वो अपनी करेंसी में हमारे से खरीदें। जैसे हम उनसे अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके हम पाकिस्तानी पैसे देंगे। हाँ, अच्छा, उसमें बैलेंस भी हो जाता है ना। उन्होंने जब हमारे से कोई चीज़ हमें देनी है तो हमारे से पाकिस्तानी लेनी है, वो पाकिस्तानी पैसे फिर हमारे से लामाना परचेज करेंगे, उसी में उसी पैसे से परचेज करेंगे, तो लिहाजा हमें वो जो डॉलर की एक मोनोपोली है ना वो खत्म होती है उसमें। तो उसके लिए हम फायदा भी था। और ये जो अब मौजूदा, जैसे अभी मैं पहले भी रिजीम की बात हो चुकी है कि रिजीम सिर्फ एक कोई मकसद नहीं होता है इसका कि सिर्फ हुकूमत बदल दी, इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ या जरदारी आ जाए, ये मकसद नहीं होता। रिजीम के पीछे बहुत बड़े इनके मकासद है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। अमेरिका उनका हेड है, IMF उसकी मॉनिटरिंग सारा उन्होंने सिस्टम रखा है, पैसा उन्होंने एक उसमें जमा कर लिया अपने पास, और सारे जो ये तो दूसरे ममालिक भी हैं वो भी IMF में ही अपनी एक मॉनिटरिंग करते हैं। तो वो अपना एक उन्होंने मुआशी जो अपना एक वो मोनोपोली बना ली है कि वो सूद लेते हैं ना आपसे। वो तो जब आप उनसे लेंगे IMF से या किसी से, तो वो तो उनकी परसेंटेज शरह है, वो कोई भी नहीं है। वो पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया कि आपने जितने पैसे दिए वो इमदाद के तौर पे देते थे कि उतने पैसे ही आप उनको रिफंड कर देंगे, या कोई आपको दोस्ती के लिहाज से दे दे। जैसे सऊदी अरब ने कहा था कि 2 अरब डॉलर या 3 अरब डॉलर दिए थे, जिसमें से उसने मांग भी लिए वापस, जो हमने चाइना से लेके उसको कुछ पैसे दिए पीछे 1.5। अच्छा, जो बार्टर सिस्टम है इस पे हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, या जो पीछे सुनने में आया था कि इस पे हो रहा था काम, जो हमारी कहा जाता है कि रिजीम चेंज होने की एक ये भी वजह है कि हमारे यहाँ, क्योंकि उनकी जब डॉलर जब एग्जैक्टली नीचे जाएगा और जब हम लोग अपनी करेंसी को मजबूत करेंगे तो हम IMF से भी इस तरह आज़ाद हो सकेंगे। ये एक पूरी एक कहा जाता है कि इसके पीछे एक पूरा हाँ, जैसे तुमने अभी फिर रिजीम चेंज की बात की, और हकीकत ये है कि जो रिजीम चेंज की बुनियाद बनी ना, उसमें ये 2-3 चीज़ें, रशिया जाना इमरान खान का, और वो तेल के सारे प्रोग्राम बनाना, फिर उसके बाद बार्टर सिस्टम पे बात करना कि हम अपनी ये जो ब्लॉक है अपना एशियन ब्लॉक, और उसमें रशिया को शामिल करके
हम इसको उस तरह करते रहें, बार्टर निज़ाम में ले आएँ और उसमें सारे बिलिंग हो जाए। और वो जो एक दूसरे को हम सब्सिडी भी दें, जैसे उसने कहा कि मैं मार्केट से 30% आपको ऑयल काम दूंगा, तो वो एक बहुत बड़ी सब्सिडी थी। और फिर इसके साथ साथ ये जो उन्होंने ये रशिया का दौरा जो था, रजीम चेंज करने की बेस भी यही बनी कि उन्हें शक था वो जो है हमारे जिन्होंने हमें पहले काफ़ी अरसे ग़ुलाम ही एक तरह का रखा और अब भी वो रखना चाहते हैं इनडायरेक्टली, तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ अदारों को इस्तेमाल किया और वो कामयाब हो गए, अदम एतमाद हो गया और अब तक वो उसको लटकाया हुआ है। और वो सब समझते हैं कि ये फंसे रहेंगे और इसी तरह इनकी इकोनॉमी डाउन होती रहेगी, ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और ये टाइम उन्होंने पास करके अपने जो है ना इनको कमज़ोर करना है। लेकिन इंशाल्लाह ये कवर अप होगा। ये इलेक्शन से थोड़ा सा पंजाब गवर्नमेंट अगर स्टेबल होती है आके आपकी, क्योंकि पंजाब आधे से ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान है और ये जो इलेक्शन है अगर फेयर हो गया तो इसमें कोई शक नहीं कि इसमें शायद पीटीआई जो है बेहतर बहुत क्लियर उसमें उसको मिल जाए। और वो अगर वो क्लियर थोड़ी सी 60-70%, हालांकि ये सारी सीटें इन्हीं की हैं, तो वो चांसेस तो ये है कि 90% ले जाएगा। लेकिन अगर 70% भी वो विन करते तो फिर भी ये जो इनका मौजूदा पंजाब का सेटअप है वो चेंज हो जाएगा। वैसे इस पे भी बात मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा हो हम इस पे बात करें कि जो पंजाब में इलेक्शन होंगे वो क्या फेयर होंगे, क्या रिगिंग नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब क्योंकि वो मौजूद हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने बहुत सारे कानून, बहुत सारे लॉज और क्योंकि पूरे इदारे उनके अंडर हैं। आप इलेक्शन कमीशन से लेकर पुलिस, तमाम जो इदारे हैं वो तमाम उनके अंडर हैं। तो आप इस चीज़ के चांसेस हैं कि क्या पंजाब में फेयर इलेक्शन होंगे, इस पे जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी सिटिंग होगी उसमें मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी। बड़ा क्योंकि इम्पॉर्टेंट और बड़ा क्रूशल किस्म का मामला है। जैसे आपने कहा पंजाब एक ऐसा हमारा सूबा है, प्रोविंस है, कहते हैं कि जिसने पंजाब में हुकूमत 60% यानी आबादी है और वो उतनी उनकी सीटें जो पंजाब में कामयाब हो गया वो सेंटर, उसके बगैर सेंटर चल नहीं सकता। बिल्कुल, मैं ये इंशाल्लाह इसके बारे में करेंगे। बहुत थैंक यू सो मच आपका। बहुत अच्छा आपने जो है ये हमें डॉलर के हवाले से फ्लक्चुएशन और किस तरह से मईशत पर इसके असर होते हैं। इसमें थोड़ा सा हम इसमें ना ये कि जो एक्सचेंज रेट और इसके लिए जो हमारी वजूहात होती हैं इसके लिए भी हम अलहदा, क्योंकि ये बड़ा इकोनॉमी मेरा हालांकि वो नहीं है सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक मुख्तसर इसकी बेसिक्स आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये क्यों डॉलर्स फ्लक्चुएट होता है, इसकी पूरी वजूहत क्या है। एक बाकायदा इसमें थ्योरी है इकोनॉमी में के अंदर कि ये मतलब इंशाल्लाह हम एक और भी इस पे सिटिंग कर सकते हैं। सेकंड जो है वो इसी पे हो गया। थर्ड जो है वो हम बात करेंगे पंजाब में जो इलेक्शन होंगे उसमें 17 जुलाई में, 17 जुलाई को, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इंशाल्लाह आप अपने कीमती वक्त के लिए। कोई आखिर में बात करना चाहें? अल्लाह ताला हम सबको अभी पे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पाकिस्तान को हमेशा शाद और आबाद रखे और इसके दुश्मनों को इससे दूर रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पायंदाबाद।